मैं हूं दिल इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 214 जो कि है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। बेल लैब्स को आप यकीनन जानते होंगे। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। आजकल इसको नोकिया ओन करता है, इसलिए इसको नोकिया बेल लैब्स कहते हैं। इसकी एक एसोसिएटेड कंपनी थी जिसे हम AT&T कहते हैं। बेल लैब से बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस जो हैं वो भी हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 19वीं सदी के शुरू की दिहाइयों में, यानी तकरीबन हम 1920 के करीब मौजूद हैं और उस वक्त बेल लैब को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। ये मसला ये है कि बेल लैब्स लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग, टेलीफोन कॉलिंग जो है उसको प्रमोट करना चाहती है, उसको टेस्ट करना चाहती है। यानी बेल लैब्स ये चाहती है कि वो अमेरिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टेलीफोन कॉल्स पहुंचा सके और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। पर इसमें उनको प्रॉब्लम क्या आ रहा है? उसमें उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सिग्नल जो हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद डिके करना शुरू कर देते हैं, वो वीक हो जाते हैं और बेल लैब को एम्पलीफायर्स की ज़रूरत है, यानी ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत है जो कि सिग्नल्स को बड़ा कर सके। ये मेरे पास एक वॉइस सिग्नल है, अगर आप देखें, और अगर मैं इसको एम्पलीफायर से गुजारूं, ये वॉइस सिग्नल जो है इसकी वेव फॉर्म है और इसको मैं एम्पलीफायर से गुजारूं तो ये इस तरीके से बड़ा बन जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो बेल लैब्स को ऐसे एम्पलीफायर्स की ज़रूरत थी जो कि वो जगह जगह लगा सकें ताकि सिग्नल जो है वीक होते हुए दोबारा एम्पलीफाई हो, फिर वीक हो, फिर एम्पलीफाई हो, फिर वीक हो, फिर एम्पलीफाई हो और इस तरीके से वो दूसरे कोस्ट तक पहुंच सके। इसको कोस्ट टू कोस्ट नेटवर्किंग या टेलीफोनी जो है उसका नाम भी दिया गया है। इसके लिए जो सबसे पहले इजाद की गई चीज़ वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। आपने ये नाम सुना होगा। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बल्ब का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें एक बल्ब की तरह हमारे पास ग्लास का एक चैम्बर होता है और उसके अंदर हमने एक असेंबली रखी होती है जिससे हमें दो फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि ये एम्पलीफायर है, इसको अगर आप वॉइस सिग्नल दें तो ये उसको एम्पलीफाई कर देती है, बढ़ा देती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एज अ स्विचिंग कंपोनेंट भी काम करता है। स्विच क्या होता है? यहाँ पर आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पर एक बैटरी है, उसके साथ एक ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, मैकेनिकल बटन है, और उसके साथ एक बल्ब है। जब इस बटन को मैं ऑन करूँगा तो ये बल्ब चल जाएगा। ये आपके घरों में भी ऐसे ही होता है। जब मैं इस बटन को ऑफ़ करूँगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये एक स्विच है जो करंट को फ्लो करने में मदद देता है। या तो करंट इसके थ्रू फ्लो करता है या वो नहीं करता। तो ये एक ऑन ऑफ मैकेनिकल स्विच है जिसको हमें हाथ से ऑपरेट करना पड़ता है। अब हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये भी ऑन ऑफ स्विचिंग करवाती थी। तो इसके दो फ़ायदे हो गए, एक तो ये एम्पलीफायर थी और दूसरा ये ऑन ऑफ स्विचिंग करवाती थी। ऑन ऑफ स्विचिंग का हमें बहुत फ़ायदा हुआ फ्यूचर में और उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं इसके कुछ डीमेरिट्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लूँ। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बल्ब के असूल पर बनाई गई थी, इसलिए जिस तरह बल्ब अचानक फ्यूज़ हो जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स भी चलते चलते अचानक काम करना बंद कर देती थी, यानी फेल हो जाती थी। हीट बहुत डेसिपेट करती थी, पावर इनको बहुत चाहिए होती थी इनके अंदर, क्योंकि वैक्यूम था। तो अगर वैक्यूम ब्रेक हो जाता था तो ये काम नहीं करती थी और ये बहुत बड़े साइज़ की थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कितने बड़े साइज़ की हैं और इसलिए जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो कमरे से बड़े साइज़ का था और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो लगी हुई हैं। ये डेल के एक कंप्यूटर का मॉडल है और आप यहाँ पर देखें तो आपको कई जगह पर वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से जो शुरू के टीवी आए थे उसमें भी आप यहाँ पर देखें तो आपको वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो नज़र आती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जो है इनका फेलियर रेट बहुत था और इनको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि ये हीट बहुत डेसिपेट करती थी। इनकी जो स्विचिंग कैपेबिलिटी थी वो बड़ी काम आई इंसानों के, क्योंकि जब टेलीफोनिक एक्सचेंज जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉल्स की स्विचिंग हो रही होती है। जब कॉल आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो स्विचिंग नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा स्विचिंग होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में जितनी कॉल्स हो रही हैं, अगर उनकी स्विचिंग मैनुअल हो, जिस तरह ये ख़वातीन हाथ से स्विचिंग कर रही हैं, तो अमेरिका की आधी पॉपुलेशन ख़वातीन की जो है वो इस वक्त सिर्फ स्विचिंग कर रही होती। तो वैक्यूम ट्यूब्स का हमें ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये ऑटोमेटिक स्विचिंग करती थी। पर इनके नुकसानात इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने सोचा 1940s में कि हम इससे बेहतर कोई चीज़ लेके आएँ। हम एक सॉलिड स्टेट
डिवाइस लेके आए जो स्विचिंग करवा सकें। सॉलिड स्टेट का क्या मतलब है कि उसमें वैक्यूम नहीं होगा, उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल छोटा सा एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होगा। और ऐसा डिवाइस होगा कि अगर आप उसको बेसबॉल के बैट से भी ज़ोर से मारें तो शायद उसके बाद भी वो काम करता रहे। और इसके लिए बेल लैब्स ने 3 साइंटिस्ट को ये टास्क दिया है, जिसमें मेजर जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम शॉकले, जो यहाँ पर आपको बीच में नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने हमें पहला ट्रांजिस्टर दिया। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो कि सॉलिड स्टेट था, बहुत छोटा था, और वो स्विचिंग कराता था और बहुत ज़्यादा स्पीड से स्विचिंग करता था। उसका फ़ायदा ये था कि उसको बहुत कम पावर चाहिए थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब नज़र आ रही है और यहाँ पर ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है। ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था, फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा हार्ड और रगड़ था। इसको आप बेसबॉल के बैट से भी अगर हिट करें तो फिर भी उसके बाद ये कई मरतबा चलता रहता था। इसकी टेस्टिंग ऐसे हुई थी और इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटी होना शुरू हो गई। कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होना शुरू हो गए। पर ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको इसने बहुत छोटा कर दिया? ट्रांजिस्टर के बाद हमारे पास डायोड भी आए, वो भी उसी मैकेनिज़्म पे काम करते थे। तो हम ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर और डायोड्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर उनको क्लासिफाई करूं तो वो 3 किस्म के मटेरियल होंगे। एक मटेरियल वो होंगे जो कंडक्टर्स होंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया जो मेटल्स होती हैं, जैसा कॉपर है, वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या करता है जी? उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं और जब हम उसको किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी से होता है और करंट उसमें से गुजरते हैं और उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। दूसरी किस्म के जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। मसलन ग्लास, ये एक इंसुलेटर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हम इसको जितने भी सप्लाई दे दें, बायस दे दें, वोल्टेजेस दे दें, इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। और आपको पता है कि ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, इनमें से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। तीसरी किस्म की एक और मटेरियल होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कभी तो कंडक्टर बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा करंट इसमें से पास करता है, और कभी ये बिल्कुल इंसुलेटर बन जाता है, इसमें से कोई करंट पास नहीं करता। तो इसमें ये स्विचिंग कैपेबिलिटी आ जाती है कि कभी इसमें से करंट पास करता है और कभी इसमें से करंट पास नहीं करता। तो ये स्विचिंग कैपेबिलिटी कैसे आती है? अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको एक कंडक्टर की एनर्जी डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है जी। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? इसमें अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये जो नीचे वाली जो स्क्वायर होता है या बैंड होता है, इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें आपके पास वैलेंस जो ऑर्बिट होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, यानी जो एटम के गिर्द मूव नहीं कर रहे होते, वो फ्री हो जाते हैं एनर्जी लेके, उसको हम कंडक्शन बैंड में शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं जो वैलेंस बैंड में है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के गिर्द मूव कर रहे हैं, एटम ने उनको बाइंड किया हुआ है, और इसके साथ मेरे पास कंडक्शन जो बैंड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो करंट इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ये कंडक्शन बैंड जो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाए इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है जी कि आपके पास जो नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, यानी जो वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, पर कंडक्टिंग स्टेट जो है उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है और उसको आप एनर्जी दें कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल आए, तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और इतना एनर्जी गैप हम दे ही नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करता है, पर ये कंडक्टिंग बैंड जो है या कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचता और ये वापस वैलेंस बैंड में ही आ जाता है। तो ये कोशिश ज़रूर करता है पर ये यहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये जो गैप होता है एनर्जी गैप, यहाँ पर देखें एनर्जी गैप 0 है, तो ये थोड़ी सी भी आप एनर्जी देंगे तो यहाँ से ये जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ये वेरी करता है, और इसको वेरी कराने के लिए हमारे पास 2-3 फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर उनमें है, लाइट भी होती है,
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जी कि कभी ये बहुत गैप बढ़ जाता है और कभी ये कम हो जाता है। तो जब ये गैप कम हो जाता है, यानी इसके एटम्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है वो ये जंप कर सकें, तो ये कंडक्टर बन जाता है। और जब ये गैप बड़ा हो जाता है तो ये इंसुलेटर बन जाता है। तो ये गैप जो है, जिसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, बाजू का फर्मी एनर्जी गैप भी कहते हैं, ये वेरिएबल होता है। तो इस वजह से ये एक सेमीकंडक्टर जो है ये एक बीच की चीज़ होती है। कभी ये कंडक्टर बन जाता है और कभी ये इंसुलेटर बन जाता है। अच्छा, ये चीज़ हमारे जहन में कैसे आई कि हमने इसको कैसे डेवलप करना है, उसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके चलता हूँ। पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें आपने यहाँ पर देखना है कि मेरे पास ये जो पूरा कॉलम है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। अगर आप इस पूरे कॉलम को देखें, जिसको यहाँ पे 14th किया हुआ है, पर हम इसको 4 नंबर कॉलम जो है वो फ्यूचर में कहेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बाकी, जिनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चार होते हैं। तो आखिरी जो इनका ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन और ये जो हमारे पास साथ इसके एडजेसेंट 13th नंबर कॉलम है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, और इसी तरीके से यहाँ पे 5 हैं। तो जो 4 नंबर या 14 नंबर कॉलम है, ये मेन सेमीकंडक्टर्स जो हैं यहाँ से आते हैं, मटेरियल्स आते हैं। और इनमें जो सबसे अहम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जर्मेनियम का बताता जाऊँ। जर्मेनियम जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 32 है, और इसका जो लास्ट आपके पास ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें 1 2 3 4 जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम आगे देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग जो है वो कैसे होगी। तो जर्मेनियम जो है उसके भी 4 हैं, और इसी तरीके से जो सिलिकॉन है, यहाँ पर आप देखिए ये सिलिकॉन आपको दिखाया गया है, रेत है। जिस तरह हमारे साहिलों में रेत होती है, सिलिकॉन एक्चुअली रेत है, हर जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आखिरी शेल में हैं। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये बॉन्डिंग जो है वो कैसे करते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि शॉकले जो है उसने ये सोचा कि अगर मैं एक सेमीकंडक्टर को, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनमें से किसी एक को वोल्टेजेस दूं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये शॉकले का वर्जन था। ये वर्जन ठीक नहीं है, पर आपने इसको समझना है कि उसने ये कैसे सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया, उनको डिस्कवर किया। तो उसका ये ख्याल था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नीचे हैं इस वक्त, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है। अब उसने क्या किया, एक मेटल सरफेस लेके आया, और उस मेटल सरफेस से उसने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, और उसका ये ख्याल था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस मेटल सरफेस से सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे, और उसकी वजह से इनमें से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। वो एक ट्रांजिस्टर बना रहा था, पर एक्चुअली उस वक्त उसको पता नहीं था कि वो ट्रांजिस्टर बना रहा है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको यहाँ पर जो करंट मेजरिंग डिवाइस था, ये एमीटर था, यहाँ पर कोई करंट नहीं मिला। अब उसके लिए ये बड़ी परेशानी थी। उन्होंने इस पर फर्दर काम किया, और उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई सेमीकंडक्टर के ऊपर के इसमें से करंट प्रोड्यूस हो सके। मतलब पानी लगाया, पानी जो है वो स्प्रे किया, तो थोड़ी देर के लिए करंट प्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा उन्होंने और बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सालों के लिए एक्सपेरिमेंट किए। पर एक मरतबा वो ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने एक गोल्ड जो वेफर है वो सिलिकॉन के ऊपर पेस्ट किया, और उसके बीच में एक इंसुलेशन रखी, यानी गोल्ड डायरेक्टली सिलिकॉन के साथ टच नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो करंट उसमें से नहीं गुजरा। पर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि वो जो सेपरेशन थी, जो बीच में इंसुलेटर था, वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। तो गोल्ड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया सिलिकॉन के, और जैसे ही उन्होंने इसको बाइसिंग दी, यानी ये एक सेटअप लगाया, तो करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। इससे शॉकले को ये पता चला कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो करंट प्रोड्यूस करते, और उसके लिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसमें इम्प्योरिटी जो है वो साथ डालनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। और उसने पहला ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वेंट किया। पर हम अभी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर नहीं देखेंगे, बल्कि हम इस पूरे फिनोमिना को देखेंगे कि एक्चुअली करंट जो है वो पास कैसे करता है। तो अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ, जो सिलिकॉन में होती है। सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं की वजह से वो 4 और सिलिकॉन्स के साथ स्ट्रक्चर जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। इसीलिए इनके लेटस या क्रिस्टल लेटस जो है वो नज़र आती है हमें जर्मेनियम की भी और सिलिकॉन की भी। अगर आप जर्मेनियम को देखें तो आप देखें कि वो 4 जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर रहा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये जो बीच वाला जर्मेनियम है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहा है। इस चीज़ को इसी तरीके से सिलिकॉन भी बनाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन सेमीकंडक्टर्स को मैं बाइसिंग दूँ रूम टेम्परेचर पर मैं अगर इनके साथ वोल्टेजेस जो यानी एक बैटरी लगा दूँ तो इनमें से बहुत कम करंट फ्लो करेगा सिलिकॉन में से। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कोवलेंट बॉन्डिंग में जर्मेनियम में या सिलिकॉन में जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अगर मैं सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा के इसको सप्लाई देता हूँ तो बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा एम्बिएंट टेम्परेचर पर। अब हम क्या करें, हमें ये करना है कि इसको टेम्परेचर देते हैं। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूँ तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यानी वो वैलेंस शेल से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी डायग्राम देखें इसकी, तो आपको यहाँ पर ये जो इसका वैलेंस बैंड है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितनी भी इसकी बॉन्डिंग हुई है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, और कंडक्शन बैंड में कोई भी नहीं है क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब मैंने इसको हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है उनको हीट मिली, तो वो उन्होंने क्या किया, वो जंप करके उनके पास इतनी हीट आई कि वो वैलेंस जो बैंड है, एनर्जी बैंड है, इससे जंप करके कंडक्शन बैंड में सीबी में चले गए, और वो जब सीबी में चले गए तो एक्चुअली वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बने तो वो फ़ौरन पॉजिटिव जो वोल्टेजेस हैं उनकी तरफ, पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हुए और वो करंट जो है फ्लो का बायस बने, तो करंट हल्का सा इसमें फ़्लो करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, मुझे टेम्परेचर देने की ज़रूरत है, इसी तरीके से बाज़ औक़ात लाइट देने की ज़रूरत होती है, और लाइट की वजह से भी यही प्रोसेस होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखें तो इनका करंट बहुत कम होता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और हमें रूम टेम्परेचर पर करंट इनसे नहीं मिलता। तो ये सेमीकंडक्टर ऐसे नहीं है जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और टेम्परेचर के साथ साथ इनका रेजिस्टेंस कम होता है, पर रूम टेम्परेचर पर ये काम नहीं करते। तो हमें तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो रूम टेम्परेचर पर काम करें, वो इंसुलेटर के तौर पे भी बिहेव करें और कंडक्टर के तौर पे, यानी कि उनमें स्विचिंग पावर हो। और उसके लिए हम जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरफ, यानी हम क्या करते हैं, इनमें एक इम्प्योरिटी डाल देते हैं। सिलिकॉन की लेटेस्ट है और इसमें मैं फॉस्फोरस का एक आइटम डाल देता हूँ। ये इतने कम हमें डालने पड़ते हैं कि 10⁻⁶ टू 10⁻⁻10, यानी इतने सिलिकॉन के आइटम हो तो एक फॉस्फोरस का आइटम जो है वो हमें डालना पड़ता है। इसको हम डोपिंग भी कहते हैं। तो हम इम्प्योरिटी जो है वो इसमें डालते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, फॉस्फोरस जो होता है उसके पास, क्योंकि वो 5वें, मैंने आपको बताया था कि वो 5वें कॉलम का एलिमेंट है, तो उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। अब 4 ने तो बॉन्डिंग कर ली सिलिकॉन के साथ, एक जो है वो रह गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से और फॉस्फोरस होगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्योर सिलिकॉन को डोप करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलना शुरू कर देते हैं। तो अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर 2 किस्म के होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। तो इंट्रिंसिक क्या होता है कि अगर सिलिकॉन जो है वो प्योर हो या जर्मेनियम प्योर हो तो वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो फ़्लो कर सकें, और इसमें करंट ज़्यादा फ़्लो नहीं करता, बहुत माइन्यूट करंट फ़्लो करता है। पर अगर हम इसकी डोपिंग करें, डोपिंग करने का मतलब यह है कि इसमें एक इम्प्योरिटी डाल दें, और वो इम्प्योरिटी 2 जगह से आ सकती है, या वो 3rd कॉलम से आ सकती है, बोरॉन एक इम्प्योरिटी है। तो अगर मैं बोरॉन को डालता हूँ एज ए इम्प्योरिटी, तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन है मेरे पास ब्लू कलर का, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो 3 जो उनके साथ सिलिकॉन
या जर्मेनियम है उनके साथ जो भी सेमीकंडक्टर है बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड, पर एक जो है वो होल रह जाएगा। ये होल ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसको एक होल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में उतने ही होल होते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर होल मिलेंगे। इसी तरीके से इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें होल हैं और बोरॉन जो है अगर बहुत ज़्यादा तादाद में है और हम एक बहुत बड़े सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव होल्स जो हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो इसको हम पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉस्फोरस जो है उसको इंट्रोड्यूस करूँ तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री है, ये किसी बॉन्डिंग में नहीं है, ये फ्री है, आज़ाद घूम रहा है। जिस तरह यहाँ पर होल था इसी तरीके से ये यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल होते हैं। और ये दोनों किस्म के जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और इनमें रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है इस इम्प्योरिटी की वजह से, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो इसको मैंने एक और तरीके से दिखाया। यहाँ पर हमने बोरॉन लिया तो आप देखें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे पास एक होल है, ठीक है जी। तो इस होल को फिल करने के लिए हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर होल आ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करे तो इलेक्ट्रॉन होल जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से होल जो है वो मूव करता रहेगा। तो ये हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होल है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें फॉस्फोरस है और इस फॉस्फोरस की वजह से यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव करेगा और करंट के फ्लो का बायस बनेगा। तो ये एन टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर भी ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने दोनों पैरेलल में दिखाए हैं कि बोरॉन जो है उसकी इम्प्योरिटी जब हम डालते हैं तो हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है और उसमें हमारे पास ये देखें खाली जगह है, यानी यहाँ पर होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है। अब ये देखें कि अगर क्रिस्टल लें तो उसमें बहुत सारे बोरॉन्स होंगे और बहुत सारे होल्स मौजूद होंगे। इसी तरीके से इस क्रिस्टल को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर जगह आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखें ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हमें करंट जो है वो मिलता है। तो करंट जो है वो हमें कैसे मिलता है, वो इस तरीके से कि हम एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल के साथ जोड़ देते हैं सेमीकंडक्टर। तो अब जब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास होल्स मौजूद होते हैं और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जैसे हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, यानी एक एन टाइप और एक पी टाइप, तो मेरे पास ये एन टाइप जो है इसमें फॉस्फोरस के साथ हमने डोपिंग की हुई है और जो हमारे पास पी टाइप उसमें बोरॉन के साथ की हुई है। तो इसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम एक डिवाइस बनाते हैं और उस डिवाइस को कहते हैं डायोड। इसको हम डिटेल में देखेंगे, पर आप देखें कि होता है क्या। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इकट्ठे हुए तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो यहाँ पर वो इस तरफ आ जाते हैं, यानी वो पी टाइप में आ जाते हैं और होल्स जो है पीछे रह जाते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए वहाँ पे होल रह गए। तो पी टाइप और एन टाइप के बीच में जैसे हम इनको इकट्ठा करते हैं तो एक बैरियर बन जाता है। ये देखें, ये अब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एक रीजन बन गया है। इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इसको जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन जंक्शन होता है और देखें ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब ये जो एक छोटा सा डिप्लीशन रीजन बन जाता है, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो नहीं कर सकते और सारे होल इस तरफ नहीं जा सकते। ये एक बैरियर बन जाता है, ठीक है जी। और ये जो बैरियर है इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो जब भी आप पी टाइप और एन टाइप को इकट्ठा करेंगे तो फौरन एक डिप्लीशन रीजन बनेगा उनके बीच में और उनके बीच में एक अपोजिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि इस फ्लो को अपोज कर रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ना जा सकें और वो होल्स के साथ ना मिल सकें और होल्स जो है वो इस तरफ ना ट्रेवल कर सके। तो इसको रोकने के लिए एक जंक्शन या एक डिप्लीशन रीजन जो है वो एन टाइप और पी टाइप के बीच में हमेशा होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे आपने एन टाइप और पी टाइप को कनेक्ट किया, इकट्ठे रखा, तो फ़ौरन ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बन गया। अच्छा, अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे होल्स हैं, वो इस तरफ नहीं मूव कर सकते और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं मूव कर सकते, तो करंट नहीं फ्लो कर सकता। इस वक्त यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता। और ये जो हमारे पास होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसको मैं एज अ बैटरी भी मॉडल कर सकता हूँ कि एक छोटा सी सप्लाई है इनके, और ये सप्लाई जो है ये इस करंट के फ्लो को रोक रही है। जर्मेनियम में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी पावर जो है वो 0.3 वोल्ट्स होती है, जबकि सिलिकॉन में ये 0.7 वोल्ट्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम इस डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम नहीं करेंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ आते हैं और होल्स उस तरफ रहते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम इस बैरियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि इसमें से करंट जो है वो पास कर सके? क्योंकि अगर ये बैरियर रहता है या ये बैरियर बड़ा होता है तो ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा, और अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाता है तो ये एक प्योर कंडक्टर के तौर पे काम करेगा। तो हमने कैसे ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि ये बैरियर रहे या बैरियर ख़त्म हो जाए, और उसके लिए हम इसको बाइसिंग देते हैं, इसको एक्सटर्नल वोल्टेजेस देते हैं। तो एक्सटर्नल वोल्टेजेस क्या करती है जी? अगर मेरे पास दो किस्म के एक्सटर्नल वोल्टेजेस हैं, यहाँ पर पी टाइप है, एन टाइप है, इसको हम एनोड कहते हैं क्योंकि ये पी टाइप है, और इसको हम कैथोड कहते हैं। तो अगर एनोड को मैं पॉजिटिव के साथ लगाता हूँ और कैथोड को मैं नेगेटिव के साथ लगाता हूँ, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि ये डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हम बाहर से एक ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो इसको ख़त्म कर रही है, तो ये डिप्लीशन रीजन ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और अगर मैं उल्टा करूँ, रिवर्स में पावर सप्लाई लगा दूँ, तो मैं इस डिप्लीशन रीजन को बढ़ा रहा हूँ, और जब मैं इस डिप्लीशन रीजन को बढ़ा लूँगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। अब आप देखें यहाँ पर मैंने सप्लाई लगाई, ये फॉरवर्ड बाइस बनेगी, तो करंट कैसे फ्लो होना शुरू, क्योंकि डिप्लीशन रीजन ख़त्म हुआ था। अगर मैं इसको रिवर्स में लगाऊंगा तो डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा और आपका करंट जो है, ये देखें ये डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है क्योंकि मैंने पॉजिटिव कैथोड के साथ लगा दी। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया। ये देखें ये डिप्लीशन दोनों आपको दिखाई गई हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि एक तरीके से हो रहा है, दोनों आपको दिखाई गई हैं। अगर फॉरवर्ड बाइस है, देखें फॉरवर्ड बाइस है तो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो और अगर हमारे पास रिवर्स बाइस में जब आएगी, ये देखें ये फॉरवर्ड बाइस है, तो आपके पास ये कंडक्टर बन गया। अब ये रिवर्स बाइस में है तो ये डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है। मैं इसको दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप देखें कि आप डायोड को अगर फॉरवर्ड बाइस लगाएंगे तो ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी, और अगर आप रिवर्स बाइस लगाएंगे तो ये डायोड जो है ये ओपन हो जाएगा और ये लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो डायोड जो है या पीएन जंक्शन जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, और उसका मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमने उस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करना है या हमने उस डिप्लीशन रीजन को बड़ा करना है। मसलन ये मेरे पास एक डायोड है और सेमीकंडक्टर है, सपोज़ हमारे पास पीएन जंक्शन, और इसको मैंने सप्लाई दी। तो मैंने अगर इसकी एनोड, ये बड़ी साइड जो है ये एनोड होती है, को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया और इसको नेगेटिव के साथ लगा दिया, तो अब क्या होगा? फ़ौरन करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अपोजिंग फोर्स है जिसको हमने स्टडी किया था, जिसको हमने कहा था वो डिप्लीशन लेयर है, या उसको हमने जंक्शन बनाया था और उसकी एक अपोजिंग फोर्स है और उसकी वैल्यू सिलिकॉन में 0.7 है। तो अगर आप बाहर से एक फोर्स दे रहे हैं जो इसको ख़त्म कर रही है, ठीक है जी, जो आप बाहर से एक फोर्स दे रहे हैं वो इसको ख़त्म करिए। मसलन आपने P के साथ पॉजिटिव लगाया और N के साथ नेगेटिव लगाया, तो अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव देंगे सप्लाई, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इसके ऑपोजिट एक बैटरी लगा रहे हैं, तो वो बैटरी इसको ख़त्म करेगी। अब जैसे जैसे ये 0.7 वोल्ट्स है, तो क्या होगा कि पहले वो 0.1 वोल्ट देगी तो ये बड़ी है, करंट नहीं फ्लो करेगा। वो 0.2 करेगी
तो नेट हमारे पास 0.5 रह जाएगी यहाँ पर, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। जब एक्सटर्नल फोर्स 0.7 की आ जाएगी और वो इसको कैंसिल कर रही है, तो ये इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जैसे वो 0.8, 0.9 होगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, ये कंडक्टर बन जाएगा जो मैंने आपको सिमुलेशन में भी दिखाया। और अगर मैं ऑपोजिट साइड पे लगा दूं, यानी यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूं ब्लू कलर के साथ, एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगा लूँ सप्लाई का, तो क्या होगा, अब वो इसको बढ़ा रही है। ठीक है ना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा डिप्लीशन रीजन, और ये भी बड़ा। तो रिवर्स बायस जो है, जिसमें हम एन के साथ या कैथोड के साथ पॉजिटिव लगाते हैं और एनोड या पी के साथ नेगेटिव लगाते हैं, उसमें ये फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो एक्सटर्नल सप्लाई है वो भी इसमें ऐड करना शुरू कर देती है, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यही यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। ये फॉरवर्ड बायस से डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो गया और ये फ्लो करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन फ्लो करें या होल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आप देख रहे हो, अगर कन्वेंशनल ले रहे हैं तो आप होल के करंट जो है, होल के फ्लो से करंट जो है वो ले रहे होंगे। पर रिवर्स बायस में क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पी के साथ आपने एनोड लगा दी तो डिप्लीशन रीजन उसको जाने नहीं देगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल सप्लाई है, मैंने इसको एक्सटर्नल सप्लाई वी देनी शुरू की, तो क्या होगा कि वी जो है वो कुछ अरसे तक ये करंट है जो सेमीकंडक्टर में से या डायोड में से गुजरेगा, और ये सप्लाई है जो मैंने डायोड को दी। ठीक है जी, एक्सटर्नल सप्लाई। तो एक्सटर्नल सप्लाई उस वक्त तक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कि हम डिप्लीशन, वी डिप्लीशन क्या है जी, डिप्लीशन रीजन की जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर मौजूद है उसको हम ओवरकम नहीं करते। अगर जर्मेनियम है ये तो 0.3 वोल्ट होगा, 0.3 वोल्ट तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। जब तक आप एक्सटर्नल सप्लाई 0.3 वोल्ट से आगे नहीं लेके जाएंगे, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, वो एक शॉर्ट सर्किट नहीं बनेगा, यानी वो एक कंडक्टर नहीं बनेगा। तो और सिलिकॉन में ये 0.7 वोल्ट्स होती है, तो 0.7 वोल्ट्स तक तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। और जैसे ही 0.7 वोल्ट से आप बढ़ेंगे तो एकदम करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक स्विच क्लोज कर दिया है। अच्छा, अगर हम रिवर्स में उल्टी पोलैरिटी लगाएंगे एक्सटर्नल सप्लाई की, तो ये रिवर्स बायस में होगा कि देखिए नेगेटिव जो है वो इसके एनोड से मिल रही है और पॉजिटिव जो है वो इसके कैथोड से मिल रही है। तो क्या होगा, इसमें ये डिप्लीशन रीजन जो है वो इसका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हम जितनी भी वोल्टेज दें, अभी मैं नेगेटिव में वोल्टेज दे रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ, पर देखिए करंट नहीं बढ़ेगा रिवर्स बायस में। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इतनी वोल्टेज दे दूंगा कि ये जो डायोड है ये ब्रेक डाउन में चला जाएगा, यानी ये ब्रेक कर जाएगा, और उस वक्त इसमें से करंट जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि अब ये डायोड जो है ये ख़त्म हो गया है, ये डायोड रहा ही नहीं है। हमने इतना जो वोल्टेज इसको दे दिए हैं कि ये कंपोनेंट जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। और अमूमन ये 25 वोल्ट्स के करीब होता है, तो जब हम 25 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा देते हैं तो ये जो डायोड है ये ख़त्म हो जाता है। पर इस रीजन में ये ओपन सर्किट है, देखें यहाँ पर इसने करंट को फ्लो नहीं करने दिया, तो हम इस रीजन में इसको ऑपरेट करवाते हैं रिवर्स बायस में, और इस रीजन में लेके नहीं जाती थी, वोल्टेजेस नहीं देते। तो इस रीजन में ये एक ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा है। तो आपने देखा कि सेमीकंडक्टर जो है, डायोड बहुत छोटा होता है, डायोड पे मैंने अलग एक और वीडियो भी बनानी है, पर मैंने आपको सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन के बारे में बताया कि कितने छोटे साइज़ में हमने एक स्विच बना लिया जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करेगा। इसी तरीके का काम ट्रांजिस्टर भी करता है, और वो ऑन ऑफ स्विचिंग जो है वो हमारी करवा रहा है। और वो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है या लाइट हो जाता है, और जब डायोड रिवर्स बायस में लगता है तो बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है।